कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। हम स्टोरी पर हम लाते हैं हिंदी की बेहतरीन ऑडियो बुक्स और उपन्यास जो आपको हर लफ्ज़ के साथ एक नई यात्रा पर ले जाते हैं। रहस्य, रोमांच, प्यार और अनसुनी कहानियाँ, सब कुछ बस एक क्लिक दूर। तो चलिए डूबते हैं कहानियों की इस जादुई दुनिया में। ये है हम स्टोरी। इस वक्त विराज चंद्रवंशी के द्वारा बार बार इनाया को यह जताने की कोशिश करना कि वह जो विराज के सामने अपने दिल की फीलिंग ऐसे कन्फेस करके कितनी बड़ी उलझन में फंस सकती है। इसे सुनकर इनाया ने थोड़े चिढ़े और गुस्से भरे अंदाज में विराज की बातों का जवाब देते हुए उल्टा एक और सवाल पूछ डाला। विराज को इनाया का ये सवाल कुछ समझ नहीं आया। उसने इनाया की तरफ हैरानी से देखते हुए एक और बार पूछा, मिस इनाया, मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। आपके कहने का मतलब क्या है? मिस्टर विराज, इसमें समझने या ना समझने वाली क्या बात है? मैं बस आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या आपको मैं इनाया राजपूत पसंद हूँ या फिर नहीं। मुझे बस आपसे इसी सवाल का जवाब चाहिए। अगर आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सके तो बेहतर होगा। मिस इनाया, मैंने आपके इस सवाल को सुना, लेकिन इसकी पीछे मतलब क्या है? मेरी हाँ या ना करने की बात यहाँ नहीं हो रही। मैं आपको आगे के भविष्य के बारे में आगाह करना चाहता हूँ, ताकि आप आने वाले बड़े पिक्चर पर ज़्यादा ध्यान दे सके। आप जानती हैं कि मेरे इस शहर में और इस शहर के बाहर भी कई ऐसे दुश्मन हैं जो मेरी चंद्रवंशी परिवार का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मुझसे जुड़ने वाले हर एक लोग उनकी नज़रों पर रहते हैं। अगर आपने मेरे साथ अपना नाम जोड़ने का फैसला किया, यानी कि आपको इस कारण उन सभी लोगों का गुस्सा और कहर झेलना पड़ सकता है। इस वक्त विराज के इतने लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन को सुनने के बावजूद भी इसानी बस चुपचाप उसकी ओर देख रही थी। विराज ने इशारे में इनाया से उसके ऐसे चेहरे के पीछे की वजह पूछी, जिसके बाद इनाया ने फिर से वही बात एक बार और दोहराते हुए कही, मिस्टर विराज, मैं बस आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, क्या आप मुझे पसंद करते हैं या फिर नहीं? क्या आपको मेरा ये प्यार भरा रिश्ता मंजूर है या नहीं? विराज अब काफ़ी कंफ्यूज हो चुका था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनाया बार बार यही बातें क्यों दोहराए जा रही है। आखिर उसके कहने का मतलब क्या है? हालांकि तभी इनाया राजपूत ने अपने दाहिने कोमल हाथों को विराज की तरफ बढ़ाया और उसके चेहरे को बड़े ही प्यार से सहलाते हुए विराज की उन खूबसूरत झील जैसी आंखों में अपनी आंखें मिलाकर देखती हुई कहती है, विराज, मैं जानती हूँ आपको मेरी कही गई बातें थोड़ी अजीब और बेवकूफ़ हो जैसी लग रही होगी, लेकिन मेरे बार बार आपसे यही सवाल करने के पीछे भी एक वजह है। मिस्टर विराज, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है या फिर उसके नज़रों में मेरी क्या हैसियत है। मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि क्या आपके दिल में भी वही फीलिंग है जो मेरे दिल में आपके लिए हैं। मेरे लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे खिलाफ पूरी दुनिया ही क्यों ना हो जाए। अगर मेरा दिल आपको चाहता है तो फिर मैं इस बात को खुलकर बोलने से एक बार भी पीछे नहीं हटूंगा कि हाँ, मैं इनाया राजपूत विक्रम चंद्रवंशी को पसंद करती हूँ और उनके लिए मैं कुछ भी। चाणक्य इनाया राजपूत के लफ्ज़ों से इस बात को सुन विराज काफ़ी हैरान रह गया, क्योंकि इनाया इस वक्त जो कह रही थी उसके कहने का यही मतलब था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका करियर या फिर उसके खिलाफ लोग विराज के साथ रिश्ते में होने की वजह से कितनी ही शादी से करें या फिर उसके करियर को क्यों ही बर्बाद ना कर दे। लेकिन इनाया ने अगर विराज चंद्रवंशी को सच में अपने सच्चे दिल से चाहा है तो वह उसके लिए इन सभी चीज़ों को झेलने को तैयार है। इस बात को सुन विराज को थोड़ा हल्का सा झटका महसूस हुआ, क्योंकि उसने इनाया राजपूत को इस वक्त ऐसी हालातों में लाकर छोड़ा था जहां वह शहर के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठी हुई थी। विराज के ऐसा करने के पीछे भी काफ़ी खास वजह थी। वह चाहता था, क्योंकि विराज चंद्रवंशी ये देखना चाहता था कि इनाया के दिल में उसके लिए सच में कितनी सच्ची मोहब्बत है, क्योंकि उसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है कि वह अपने उस आसमान के बराबरी के आधे को छोड़कर वापस ज़मीन पर आने को तैयार हो जाए और अपनी आसमान में उड़ने वाले पंखों को काटकर विराज के साथ ज़मीन पर अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से चलने को तैयार हो। विराज जानता था कि इनाया सारू रॉय और शीतल रॉय जैसी लड़कियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसे जहां तक इनाया राजपूत के पास्ट के बारे में अंदाजा था, वह एक इंडिपेंडेंट लड़की थी जिसने अपनी सच्चाई और मेहनत से जो भी कुछ है उसे प्राप्त किया था। लेकिन फिर भी विराज निशानी को ऐसे बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया था कि अगर उस जगह पर इनाया की जगह सच में कोई और लड़की होती तो वह विराज के ऐसे खराब हालातों में कभी विराज से मिलने की कोशिश तक ना करती। इनाया की बातों को सुन और उसकी आंखों में सच्चाई की मोहर को देख विराज के चेहरे पर अचानक एक मुस्कुराहट आ गई। ना जाने क्यों, लेकिन उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे विराज को फाइनली वह जीवन साथी मिल चुकी है जिसके लिए वह अब तक इंतजार कर रहा था। विराज को ऐसे मुस्कुराते देख इनाया ने उससे पूछा, मिस्टर विराज, आपने अब तक मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, क्या आप मुझसे? इस वक्त इनाया ने विराज से यह बातें कहनी शुरू ही की थी कि तभी अचानक विराज ने अपने हाथों से सारू का मुंह उतने पर ही बंद कर दिया और उसके कमर को पकड़ अपने करीब खींचते हुए बारे ही रोमांटिक अंदाज में धीरे से इनाया राजपूत के गले के पास अपने होठों से फूंक मारकर उसके बालों को हटाते हुए भरेगी धीमी लेकिन रोमांटिक अंदाज में इनाया के कानों में कहा, हाँ, हमें भी आपसे प्यार है हमेशा स्वामी, मैं भी आपको पसंद करता हूँ बिल्कुल उतना ही जितना कि आप में से इनाया, हमें भी आपसे प्यार है, आई लव यू इनाया। इनाया राजपूत से इन बातों को कहकर इनाया का इस वक्त थोड़ा रिएक्शन देखने के लिए बड़े हैं। मजे के साथ विराज एक्साइटमेंट भरे एक्सप्रेशन लिए हुए अपना चेहरा पीछे की तरफ करता है
ताकि वह देख सके कि इनाया ने इस वक्त उसके प्रपोजल के बाद अपना मुंह किस अंदाज में बना रखा है। हालांकि विराज जैसे ही पीछे हटा वह साहनी के चेहरे की तरफ देख काफ़ी हैरान रह गया। इनाया राजपूत की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वह ना जाने क्यों इस वक्त विराज की कन्फेशन के बावजूद भी रो रही थी, जिसे देख विराज चंद्रवंशी ने अपने लड़खड़ाते हुए शब्दों में इनाया के अचानक ऐसे रोने की पीछे की वजह पूछी। मिस इनाया, ये क्या, आप अचानक से इस तरह से रोने क्यों लगी? क्या कहीं यह मेरी वजह से तो नहीं? क्या आपको मेरी कही हुई कोई बात बुरी लगी? मिस ईशा। हालांकि विराज इससे पहले कि आगे कुछ कह पाता, इनाया ने एक ही झटके में विराज के मुंह पर अपने हाथ रख दिए और उसे आगे बोलने से पहले ही बीच में टोक दिया। मिस्टर विराज, आप खामोखा ही परेशान हो रहे हैं। आपको मेरे आंसुओं पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, वैसे तो यह आंसू आपकी वजह से हैं, क्योंकि आप ही ने मुझे इतने दिनों तक इंतजार कराया है। क्या आप जानती भी है मिस्टर विराज, मैं कितने दिनों से इस पल का इंतजार कर रही थी। मैंने कितनी बार आपके सामने अपनी फीलिंग जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन आप अक्सर किसी न किसी कारण से मुझे डाल दिया करते थे। और आज फाइनली मैंने आपसे अपने दिल की यह बात, जो कब से यूं ही मैंने अपने मन में दबाई रखी थी, वह कन्फेस कर दी। शायद यही वजह है जिसके कारण आपका जवाब सुनते ही ना जाने क्यों, लेकिन मेरे आंखों से आंसू अपने आप ही गिरने लगे। हालांकि मिस्टर विराज, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कोई गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। मेरी जिंदगी के एक नए सुनाव के मैं इस वक्त सच में बहुत खुश हूँ। मिस्टर, लिख रहा हूँ मैं जल्द से जल्द शहर वापस लौटकर रोजी और इस शहर के सभी लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि आप मिस्टर विराज सिर्फ और सिर्फ मेरे हो चुके हैं, ताकि कोई भी वह नौजवान लड़की जिसके मन में आपके लिए कोई फीलिंग उभर रही हो वह उसे उसी वक्त खत्म कर दे। क्योंकि मिस्टर विराज, अब आप कोई मोस्ट एलिजिबल बैचलर नहीं रहे, बल्कि अब आपसे मेरे यानी कि इनाया राजपूत के हो चुके हैं। हाँ, मुझे इसी पल का इंतजार था। अचानक इनाया राजपूत के इन बचकानी बातों को सुन और उसके चेहरे के ऐसे रिएक्शन को देख विराज अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इनाया राजपूत, जिसे अक्सर लोग एक डोमिनेटिंग और इन्फ्लुएंशियल बिजनेस वूमेन के रूप में देखते हैं, उसका एक ऐसा बचकाना रूप भी है जो बाकी सभी लोगों से छिपा हुआ है। इस वक्त अचानक विराज को कुछ महसूस हुआ और वह छट से इनाया का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम आगे बढ़कर उसे एक बार और किस करने लगा। इतने दिनों से एक दूसरे से रिलेशनशिप के बारे में बातें भी ना करने वाले आज ये दो लोग अपने कन्फेशन के पहले ही दिन तीसरी बार किस कर रहे थे। विराज की ऐसा करने पर सनी ने एक बार उसे रजिस्ट भी करने की कोशिश नहीं की और उन दोनों में एक बार और काफ़ी रोमांटिक ब्लू में ये किसिंग सीन चलने लगा। विक्रम इस वक्त इनाया के ऊपर इतना ज़्यादा इंटेंस हो चुका था कि सनी ने अपने आप को संभालने के लिए कसकर अपने मुट्ठी का इस्तेमाल कर विराज के शर्ट को जिगर कर पकड़ लिया, जिसकी वजह से विराज के कॉलर के ऊपरी 2 बटन भी टूट गए। हालांकि विराज के शर्ट की ऐसे बटन टूटने के बावजूद भी उन दोनों में से किसी ने भी इस बात पर ध्यान तक नहीं दिया। उल्टा विराज की यह तो बटन टूटने की वजह से उसके शरीर के ऊपरी बॉडी के कुछ हिस्से अब इनाया के खुली आंखों से दिखाई दे रहे थे। इनाया ने तुरंत अपनी आंखों को विराज के कंधे के पास शर्ट के अंदर लगाया। वह आज पहली बार विराज के इस परफेक्ट और डोमिनेटिंग बॉडी को महसूस कर रही थी, जिसे वह अक्सर दूर से देखकर एडमायर किया करती थी। विराज के बॉडी को ऐसे टच करते हैं इनाया के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और एक्साइटमेंट साफ साफ देखी जा सकती थी। इनाया इस वक्त सच में बहुत खुश और एक्साइटेड महसूस कर रही थी। हालांकि विराज के ऐसे इतने इंटेंस रोमांस को एक्सपीरियंस कर इनाया भी धीरे धीरे अपने शरीर पर अपने कंट्रोल होने लगी थी। तभी अचानक गाड़ी के सामने से एक बेहद ही तेज कार्य की लाइट की रोशनी उन लोगों की ओर पड़ी, जिसकी वजह से विराज की आंखें जो उसी दिशा में घूमी हुई थी, वह लाइट्स के ऐसे अचानक अपनी आंखों पर आने की वजह से चौंधी आ गई और विराज ने एक ही झटके में अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से उस रोशनी को ढक लिया। तभी अचानक जैसे ही वह गाड़ी विराज के गाड़ी के करीब से होकर गुजरने लगी, उसी वक्त विराज की नज़र उस ओर पड़ी, ना जाने क्यों, लेकिन उस गाड़ी की तरफ देखते ही विराज के चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक से रोमांटिक से काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया। नॉक नॉक। इस वक्त उन दोनों के बीच ये प्यार भरा माहौल अपनी बिल्कुल चोटी को छूने को आया था। तभी अचानक गाड़ी की खिड़की पर आ रही किसी के द्वारा नोक की आवाज़ को सुन, जिसकी वजह से अचानक विराज और इनाया दोनों ही काफ़ी सरप्राइज हो गए। पुलिस। हेलो मिस्टर और मिस, जो भी गाड़ी के अंदर मौजूद है, जल्दी से शीशे को नीचे कीजिए, हम नाइट शिफ्ट पर पेट्रोलिंग पुलिस है। इतना कहने के बाद उनमें से एक कांस्टेबल ने अपने हाथ में पड़ी हुई टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी के शीशे पर लाइट्स मारने की कोशिश की, ताकि जिससे उन्हें गाड़ी के अंदर का कुछ दृश्य दिखाई दे सके। हालांकि इनाया राजपूत की यह गाड़ी काफ़ी सीरियस थी, जिसकी वजह से इस गाड़ी की खिड़की के बाहर से अंदर की तरफ ऐसे देख पाना लगभग नामुमकिन था। उन्हें सब कुछ बिल्कुल धुंधला धुंधला सा, बहुत कम मात्रा में अंधेरा सा दिख रहा था। अचानक से पुलिस का नाम सुनते ही क्या तुम उसे घर से एक दूसरे से अलग होकर वापस अपनी सीट पर लौट गए? जिसके तुरंत बाद इनाया राजपूत ने काफ़ी घबराते हुए अंदाज में विराज की तरफ देख हैरानी भरे चेहरे के साथ कहा, पुलिस। इस वक्त इनाया काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने और विराज ने अभी जस्ट कुछ ही पलों पहले ही एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक रोमांटिक भरा अंदाज शेयर किया था। लेकिन अगले ही पल अचानक से पुलिस की एंट्री होने की वजह से जब वह दोनों वापस अपने जगह पर लौटे, तब जाकर उन दोनों को यह एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ समय पहले
समय के साथ जोशीले भरे अंदाज में कौन कौन से कदम उठा लिया, और अगर पुलिस सही समय पर ना पहुंचती तो शायद उन दोनों के बीच वह सारी बाउंड्रीज टूट जाती जो उनके रिश्ते के लिए एक मर्यादा थी। इस वक्त इनाया राजपूत का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो चुका था और वह विराज चंद्रवंशी की आंखों में आंखें मिलाकर देखने में भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। विराज का भी हाल कुछ ऐसा ही था। हालांकि विराज अपनी डोमिनेटिंग और गुस्सैल पर्सनैलिटी के लिए पूरे शहर भर में प्रसिद्ध था, लेकिन इस वक्त विराज भी सन की वजह से पूरी तरीके से किसी बड़े टमाटर की तरह लाल लाल हो चुका था। नॉक नॉक, हेलो, क्या कोई अंदर है? हम पुलिस पेट्रोलिंग डिपार्टमेंट से हैं। अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो गाड़ी का शीशा नीचे कीजिए, वह भी जल्दी। वैसे तो इस वक्त विराज और इनाया दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फीलिंग में थे, लेकिन उनके पास इस वक्त ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। गाड़ी की खिड़की पर बार बार पुलिस बाहर से लॉक कर रही थी और उन्हें खिड़की का शीशा नीचे करने के लिए कह रहे थे। इस वक्त गाड़ी के बाहर 30 या 40 के उम्र के बीच के आदमी पुलिस इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म में, जिनके साथ 5 से 6 नौजवान कांस्टेबल जैसे दिख रहे लड़के और उन्हीं में 2-3 कांस्टेबल लड़कियां मौजूद थी। एक नौजवान कांस्टेबल ने अपने सीनियर इंस्पेक्टर से उन्हें सलाह देते हुए कहा, सर, लगता है इस गाड़ी के अंदर जो शख्स मौजूद है वह हमारी बातें सुनने के बावजूद भी अपनी गाड़ी के शीशे को नीचे करने को तैयार नहीं और बाहर आकर इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं करना चाहता। अगर आप बोले तो मैं इसी वक्त इस गाड़ी के शीशे को तोड़ देता हूं, जिसके बाद हम गाड़ी को अंदर से अनलॉक कर पाएंगे। उसके बाद हमें गाड़ी के अंदर बैठे शख्स से जो भी पूछताछ करनी होगी आराम से कर सकेंगे। कांस्टेबल नौजवान की बातें सुनकर उन दोनों इंस्पेक्टर में से एक भड़कता हुआ उसे फटकार लगाते हुए कहता है, बेवकूफ़, अपनी यह बकवास बंद करो, तुमसे यहाँ किसी ने तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांगा है, जिसके लिए तुम बीच में कूदकर अपनी बकवास किए जा रहे हो। चलो उधर जाओ और साइड में खड़े रहो। सॉरी सर, अपने सीनियर से ऐसे बाकी सभी साथियों के सामने फटकार खाने के बाद वह कांस्टेबल थोड़ा मुंह सुखाकर चुपचाप साइड में खड़े हो जाता है। हालांकि तभी उसके साथ ही में से एक दूसरे कांस्टेबल ने उसकी तरफ देख उसे समझाते हुए कहा, अरे भाई, लगता है तुम सर की बातों का बुरा लग गया। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें कुछ कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। इस वक्त सर ने जो तुम्हें डांटा वह सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही था। क्या मेरी भलाई के लिए ऐसे मुझे बाकी सभी लोगों के सामने पैंसठ करना, इसमें मेरी क्या भलाई हो सकती है? ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? यही तो बात है, तुम सर की इंटेंशंस को समझे नहीं। ठीक से देखो, तुम्हारे सामने ये जो गाड़ी खड़ी है ये देखने में कैसी लग रही है? गाड़ी देखने में तो ये गाड़ी काफ़ी महंगी और ब्रांडेड लग रही है, जो शहर के सभी बड़े बड़े और अमीर पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे तुम कहना क्या चाहते हो? बंटी, तुम्हारा साबुन सच में बहुत स्लो है। बेवकूफ़, क्या तुम्हें अभी भी यह बात समझ नहीं आई? अगर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ शख्स इतनी महंगी और प्रीमियम गाड़ी चला रहा है, इसका यही साफ साफ मतलब हुआ कि वह शख्स इस शहर के कुछ गिने चुने सबसे अमीर और ताकतवर परिवार या फिर बिजनेस इंडस्ट्री बैकग्राउंड से आने वाले लोगों में से एक है। और तुम बेवकूफ़ हो की तरह ऐसे शख्स की गाड़ी की खिड़की तोड़कर उसे चोट तक पहुंचाने की बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है, अगर तुमने ऐसा कदम उठाया तो फिर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी जिंदगी भर इसका सजा भुगतना पड़ सकता है। बेवकूफ़, क्या तुम्हें अब समझ में आया? सर ने तुम्हें हर बार की तरह बिना सोचे समझे हरकत करने की बातें सुनकर तुम्हें फटकार क्यों लगाए? ऊपर से देखने पर लगता है सर इस गाड़ी के मालिक को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। शायद यही वजह भी है जिसके कारण उन्होंने तुम्हें जल्द से जल्द वहां से दूर हटा दिया। अच्छा, तो ऐसी बात है। तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे भी अब यही लगता है कि सर ने एक तरीके से मेरी मदद ही की है। थैंक यू मेरे दोस्त। लेकिन इतनी देर रात को यहाँ सड़क के बीचों बीच गाड़ी लगाकर आखिर यह कौन सा शख्स हो सकता है जो यहाँ रुका हुआ है? खट खट। इस वक्त कांस्टेबल अपने दोस्त से यह सवाल पूछ रहा था कि तभी अचानक एक खट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जैसे ही वह सभी लोग अपनी आगे की तरफ देखते हैं, गाड़ी के दाहिने तरफ की खिड़की खुल जाती है। इसमें से एक बेहद ही खूबसूरत लड़की गाड़ी के अंदर बैठी हुई दिखाई पड़ती है। हालांकि इस वक्त उस लड़की के चेहरे पर उसकी खूबसूरत बाल बिखरे हुए और उसके होठों की लिपस्टिक होगी फैली हुई लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस लड़की की खूबसूरती किसी भी तरीके से छिपने को तैयार नहीं थी। अचानक से गाड़ी का शीशा नीचे होते हैं। तुरंत एक इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और उसने इनाया राजपूत को ग्रीट करते हुए कहा, ओह, तो आप मिस इनाया ही है। मुझे तो पहले से ही लगा था कि यह गाड़ी कुछ जानी पहचानी सी है। मैडम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दर्शन, हम लोग यहाँ नाइट पेट्रोलिंग पुलिस के रोल में आसपास के इलाकों का निरीक्षण कर रहे थे, उसी में हमें आपकी यह गाड़ी इस सुनसान रास्ते पर यूं खड़ी दिखी, जिसके बाद हम यहाँ पूछताछ करने के लिए आ गए। लेकिन मैडम इनाया, आप इस वक्त इतनी देर रात यहाँ? दरवाजे के सामने खड़े होकर इंस्पेक्टर ने इनाया राजपूत से यह सवाल पूछते हुए गाड़ी के अंदर दूसरी तरफ बैठे आदमी को देखते हुए उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि गाड़ी के अंदर रोशनी कम होने की वजह से इंस्पेक्टर को उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं लिख पा रहा था। ओह, हेलो इंस्पेक्टर, लगता है आप लोग इस रास्ते पर किसी चीज़ की तलाश में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वैसे मैं कुछ नहीं, बस किसी काम की वजह से ग्रामीण इलाके से शहर की तरफ लौट रही थी।
ओह तो ऐसी बात है। इस वक्त इंस्पेक्टर इनाया राजपूत से यह बातें कह ही रहा था कि तभी अचानक सामने से एक गाड़ी आ जाने की वजह से उस गाड़ी के हेडलाइट्स की लाइट काफ़ी तेजी से विराज और इनाया के गाड़ी के खिड़कियों पर पड़ी, जिसकी वजह से विराज चंद्रवंशी का चेहरा अब इंस्पेक्टर को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखने लगा और इंस्पेक्टर ने एक ही पल में विराज को पहचान भी लिया। अचानक गाड़ी के सामने से एक बेहद ही तेज कार्य की लाइट की रोशनी उन लोगों की ओर पड़ी, जिसकी वजह से विराज की आंखें जो उसी दिशा में घूमी हुई थी, वह लाइट्स के ऐसे अचानक अपनी आंखों पर आने की वजह से चौंधिया गई और विराज ने एक ही झटके में अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से उस रोशनी को ढक लिया। तभी अचानक जैसे ही वह गाड़ी विराज के गाड़ी के करीब से होकर गुजरने लगी, उसी वक्त विराज की नज़र उस ओर पड़ी ना जाने क्यों, लेकिन उस गाड़ी की तरफ देखते ही विराज के चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक से रोमांटिक से काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया और विराज चंद्रवंशी के मुंह से बस एक शब्द निकलता है, सारू रॉय। विराज चंद्रवंशी को अभी अभी अपने बगल से गुजर रही उसे तेज रफ्तार गाड़ी में एक पल के लिए जो झलक दिखा उसमें उसे उस गाड़ी में बैठी हुई सारू रॉय नजर आए। वैसे तो गाड़ी काफ़ी तेज रफ्तार होने की वजह से विराज चंद्रवंशी गाड़ी के अंदर बाकी कुछ तो उतना ध्यान से नहीं देख पाया, लेकिन वह इस बात को लेकर कंफर्म हो चुका था कि उसने अभी अभी सारू रॉय को उस गाड़ी को ड्राइव करते हुए देखा था, जिसको अचानक उसे दिन के बाद आज देखने पर विराज चंद्रवंशी एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था वह अभी क्या करें। दर्शन उसे रात जब सारू और विराज एक आखिरी बार मिले थे उसे दिन विराज चंद्रवंशी अपने होश खो चुका था, जिसकी वजह से उसे रात को आगे घटी कोई भी बात में से विराज चंद्रवंशी को कुछ भी याद नहीं था। और जहां तक बात उसे याद थे, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो उसे रात जरूर कुछ बहुत गलत हुआ था, क्योंकि उस रात विराज चंद्रवंशी किसी कारणवश नशे में होने की वजह से खुद के ऊपर अपना कंट्रोल खो बैठा था और इसके बाद सारू और उसके बीच जो भी कुछ हुआ उसकी हल्की झलक विराज चंद्रवंशी के आंखों में थी। हालांकि एक पल के बाद अपने होश खो देने की वजह से विराज चंद्रवंशी को आगे का कुछ भी अच्छी तरीके से याद नहीं था और अगली सुबह जब विराज चंद्रवंशी की आंखें खुली और जब उसने अपने आसपास में देखा तो उसे सारू वहां कहीं पर भी नजर नहीं आई, जिसकी वजह से विराज, जिसके मन में उसे वक्त बीती रात को लेकर काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे, उसने अपनी इन सवालों के जवाब पाने के लिए सारू रॉय को ढूंढने की कोशिश की। विराज सारू को ढूंढने के लिए उसके ऑफिस से लेकर उसके घर तक चला गया, यहाँ तक कि उसने सारू के जान पहचान वाली उसकी दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन विराज को उसे रात के बाद सारू का कहीं कोई अता पता नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे कि सारू रॉय उस रात के बाद से ही कहीं गायब सी हो गई हो, जिसकी वजह से सारू से ना मिल पाने के कारण विराज चंद्रवंशी के मन में मौजूद सवाल उसके मन में ही रह गए, जिनका जवाब उसे नहीं मिला। हालांकि कुछ दिनों तक सारू को ढूंढने के बाद जब सारू का कोई अता पता नहीं चला तो विराज चंद्रवंशी ने भी अपने मन में मौजूद इन सवालों के जवाब पाने के ख्यालों को छोड़ दिया और उसे वक्त अपने भविष्य यानी कि इनाया राजपूत जो कि उसके सामने मौजूद थी उसके ऊपर ध्यान देने लगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे सारू रॉय के द्वारा दिए गए जख्मों पर इनाया राजपूत की तरफ से लगाए गए प्यार के मलहम विराज चंद्रवंशी को उन पुरानी यादों से बाहर लेकर आने लगे थे। विराज अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर चुका था। हालांकि आज एक बार फिर सारू रॉय के सामने आने के साथ ही साथ अचानक से बीते हुए पस्त की वह सभी बातें भी याद आने लगी जिन्हें विराज कुछ समय से भूल चुका था। क्या हुआ विराज, तुम अचानक से इतने ज्यादा खामोश क्यों हो गए? तुम ठीक तो हो? क्या कोई बात है जो तुम कहना चाहते हो? अचानक से विराज चंद्रवंशी को ख्यालों में खोया हुआ देख इनाया राजपूत ने विराज को आवाज लगाया, जिसकी आवाज सुनकर विराज अचानक से अपने होश संभालता हुआ इनाया राजपूत की तरफ देखा है और धीमे से अपने हाथ उसके गालों की तरफ बढ़कर उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही कुछ पुरानी यादों के बारे में सोचने लगा था। तुम्हें इन बातों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इनाया राजपूत से इन बातों को खाने के बाद विराज चंद्रवंशी एक बार पेलता है और अपने गाड़ी के साइड मिरर में आ रहे रिफ्लेक्शन को गौर से देखा है, जिसमें अभी अभी तेज रफ्तार में निकली हुई गाड़ी की पीछे की रेड लाइट्स अभी भी नजर आ रही थी, जिन्हें गौर से देखने पर जब वह गाड़ी मुड़ती है तो विराज को यह मालूम पड़ता है कि यह गाड़ी अभी अभी इस डायरेक्शन में जा रही है जहां से विराज और इनाया राजपूत आए थे। यानी कि इसका मतलब यह था कि सारू रॉय जो कि उसे गाड़ी को ड्राइव कर रही थी वह इस वक्त इस ग्रामीण इलाकों की तरफ जा रही थी जहां से अभी अभी विराज चंद्रवंशी लौट रहा था। जिस गाड़ी को जाता हुआ साइड मिरर के रिफ्लेक्शन में देख विराज चंद्रवंशी के चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन नजर आने लगता है। हालांकि इस वक्त इनाया राजपूत के अपने बिल्कुल बगल में बैठे होने की वजह से विराज चंद्रवंशी अपने मुंह से सारू रॉय के बारे में एक शब्द भी नहीं निकलता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इनाया इस वक्त उसकी किसी भी कही गई बात को गलत तरीके से ले। विराज बस चुपचाप उसे साइड मिरर में धीरे धीरे उसे गाड़ी को अपनी आंखों से ओझल होते हुए देखता रहा, जिसके कारण विराज चंद्रवंशी उस इंस्पेक्टर को आवाज लगता है जो कि अभी तेज रफ्तार में निकली हुई सारू रॉय की गाड़ी को देखकर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा था, जिसे विराज चंद्रवंशी आवाज लगाते हुए कहता है, इंस्पेक्टर मेरे ख्याल से अगर आपकी पूछताछ हो गई हो तो क्या अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं? हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द कहीं पहुँचना है।
हाँ क्यों नहीं प्लीज़ मिस्टर विराज और मिस इनाया राजपूत, मैंने तो बस आप दोनों की इस गाड़ी को इतने सुनसान इलाके में काफ़ी समय से बंद पड़ा देखा था, इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है कहीं कोई व्यक्ति इस तूफान भरे मौसम में फंस गया हो। इसके सिवाय मेरा आप लोगों को रोकने का और कोई इंटेंशन नहीं था। हालांकि मैं एक इंस्पेक्टर होने के नाते आपको ये सलाह जरूर देना चाहूँगा कि अगर कहीं आपको जाने की कोई जल्दी ना हो तो पास में ही कुछ दूरी पर मौजूद एक रिजॉर्ट है, जहाँ पर मेरे ख्याल से आप लोगों को अपनी आज की रात गुजर लेनी चाहिए, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है और इस रास्ते से होते हुए शहर की ओर जाने वाले रास्ते भी। ठीक इंस्पेक्टर, आपके इस आइडिया के लिए धन्यवाद। अगर ऐसी बात हुई तो हम जरूर आपके कहे अनुसार उसे रिसोर्ट में रुकने के बारे में सोचेंगे। अब हम चलते हैं। इंस्पेक्टर की बातों का हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब देने के बाद विराज चंद्रवंशी, जो कि इस वक्त ड्राइविंग सीट पर मौजूद था, वह अपनी गाड़ी की ऑटोमेटिक स्टार्ट बटन क्लिक करता है, जिससे कि उसकी गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाती है, जिसके साथ विराज तुरंत क्लास पर पैर दबाते हुए अपनी गाड़ी वहां से तेज रफ्तार से भागता है। इनाया राजपूत, जो कि इस वक्त विराज चंद्रवंशी के बगल में ही बैठी हुई थी, वह हल्का सा मुस्कुराते हुए विराज के मजे लेते हुए कहती है, विराज वैसे आपका क्या ख्याल है? उसे इंस्पेक्टर ने जो कहा था, मुझे तो वह बात सच ही लगती है। सुनिए तो मौसम कितना ज़्यादा खराब हो चुका है और शायद समय के साथ और भी ज़्यादा खराब ही होने वाला है। मेरे ख्याल से तो हमें उसे इंस्पेक्टर की कही गई बात को थोड़ा सोचना चाहिए और उस रिजॉर्ट के बारे में एक बार सच में फिर से सोच लेना चाहिए, जिसका जिक्र उस इंस्पेक्टर ने वहाँ कुछ समय पहले किया था। इनाया राजपूत इस वक्त विराज चंद्रवंशी के साथ थोड़े मजाकिया और रोमांटिक मूड में कुछ बातें करना चाहती थी। हालांकि उसके इस अप्रोच का जवाब विराज चंद्रवंशी की तरफ से ठंडा ही रहा, जिसके बाद विराज चंद्रवंशी ने इनाया की इन बातों का पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, जिसे ऐसे अचानक से इतना खामोश देखकर इनाया थोड़ा कंफ्यूज हो। वह इस सोच में पड़ गई कि क्या विराज ने इस वक्त उसकी स्टोरी बातों को सुना भी या फिर नहीं, क्योंकि उसने अभी अभी इनाया की बातों को जिस तरीके से इग्नोर किया था, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वह इस वक्त वहां बैठा तो हुआ था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, जो कि इनाया ने बिल्कुल सही गैस किया था, क्योंकि इस वक्त विराज सच में इनाया राजपूत के साथ उसे गाड़ी में बैठा हुआ उसे ड्राइव तो कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान सच में कहीं और था। अचानक से विराज के बर्ताव में आए हुए इस बदलाव को देखकर इनाया थोड़ी कंफ्यूज थी। आखिर विराज को अचानक से ही हुआ क्या था? कुछ समय पहले तक तो वह खुद काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूड में था और बार बार इनाया को खुद ही अप्रोच कर रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर के द्वारा रोके जाने के बाद से ही कुछ ऐसा हुआ जिसने कि विराज का मन पूरी तरीके से बदल दिया। विराज क्या आप ठीक हो? काफ़ी समय तक विराज को खामोश देखकर इनाया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर विराज को आवाज़ लगाई। क्या हुआ इनाया, क्या तुम कुछ कह रही थी? माफ़ करना, मैं गाड़ी चला रहा था, इसलिए शायद मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। विराज चंद्रवंशी के द्वारा पूछे गए ये 2 शब्द ही काफ़ी थे इनाया को ये बताने के लिए कि विराज सच में इस वक्त उसकी कही गई कोई भी बातें नहीं सुन रहा था। वैसे तो इनाया राजपूत इस वक्त विराज के द्वारा अपनी बातों को यूं नज़रअंदाज किए जाने पर उसे किसी आम लड़की की तरह इस बात पर नाराज होकर यह सवाल पूछ सकती थी कि उसने उसकी बातों को सुना क्यों नहीं और उसे नज़रअंदाज क्यों किया। लेकिन इनाया राजपूत कोई नौसिखिया या फिर कोई बचकानी हरकतें करने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि वह एक बहुत ही समझदार थी, जो कि अपने हर एक कदम सोच समझ कर रखने वाली लड़की थी, जिसने कि अपने जीवन के बीते हुए कुछ साल बिजनेस इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लड़की और मर्दों के बीच में घिरे हुए बीते थे, और जिसे अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका था कि वह माहौल देखकर भी यह समझ जाए कि सामने वाले के मन में इस वक्त कैसे ख्याल चल रहे होंगे। और इस वक्त के हिसाब से विराज चंद्रवंशी को कुछ समय के लिए प्राइवेसी देना ही इनाया राजपूत ने बेहतर समझा, जिसकी वजह से उसने मुस्कुरा कर विराज की बातों का 2 शब्दों में जवाब देते हुए कहा, नहीं विराज, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, ऐसी कुछ खास बात भी नहीं थी, तुम गाड़ी चला सकते हो, हमें जल्द से जल्द कहीं पहुंचना होगा, नहीं तो मौसम काफ़ी ख़राब हो सकता है। बिल्कुल इनाया, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, इस मौसम के ज़्यादा ख़राब होने से पहले ही शायद हम शहर भी पहुंच जाए। इनाया से इन बातों को कहते हुए विराज ने उसे ऑटोमेटिक गाड़ी का गियर चेंज किया और गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज कर दी और गाड़ी शहर की ओर जाने वाले रास्ते पर भागने लगी। वहीं जहां विराज की गाड़ी शहर की ओर तेजी से जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ सारू रॉय, जिसे अभी अभी विराज ने कुछ समय पहले रास्ते पर देखा था, उसकी गाड़ी इस ग्रामीण इलाके की तरफ बढ़ रही थी जहां से अभी विराज और इनाया आए थे। कुछ समय के बाद लगभग सुबह के 5:30 बजे एक लंबा सफर करने के बाद इनाया राजपूत और विराज चंद्रवंशी फाइनली उस बिल्डिंग के सामने पहुंच चुके थे जिसमें इनाया राजपूत का फ्लैट मौजूद था। इसके बाद विराज चंद्रवंशी बाहर ही आराम से गाड़ी एंट्रेंस से ले जाते हुए सीधे बिल्डिंग के नीचे जाकर रोक देता है। इसके बाद इनाया राजपूत जैसे ही गाड़ी की दूसरे तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है, उसे वक्त ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ विक्रांति इनाया राजपूत को पुकारता है और उससे कहता है, इनाया सॉरी, मैं तुम्हारे साथ अभी फ़िलहाल के लिए घर नहीं आ पाऊंगा, मुझे अचानक से कुछ काम याद आ गया है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम पहले चलो, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूं। ओह ठीक है विराज, अगर तुम्हें कोई ज़रूरी काम याद आ गया तो तुम बिल्कुल जा सकते हो।
हालांकि क्योंकि आज मेरा ऑफिस जाने का कोई प्लान नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा घर पर ही इंतजार करूंगी। विराज के अचानक से कहीं जाने के बने हुए प्लान को सुनकर इनाया राजपूत के चेहरे पर हल्का सा विराज के खिलाफ सस्पाइसियों आता है। हालांकि इनाया विराज को जाने से रुकती नहीं, बल्कि वह विराज को जाते वक्त बस ये याद दिला देती है कि वह घर जल्दी वापस लौट आए, क्योंकि इनाया उसका घर पर इंतजार कर रही होगी। अचानक से इनाया की बात को सुनकर विराज एक पल के लिए बिल्कुल थमसा जाता है। उसके चेहरे पर हल्के से संकोच के निशान नजर आते हैं। आई लाइक यू, विराज इनाया की इस बात का मुस्कुरा कर जवाब देते हुए कहता है। ठीक है सानी, मैं तुम्हें ज़्यादा देर इंतजार नहीं करवाऊंगी और जल्द वापस लौटूंगा। इनाया से इन दो शब्दों को खाने के बाद विराज अपनी गाड़ी रिवर्स गियर में लगाकर वापस पीछे की तरफ मोड़ लेता है। इसके बाद बैक कैमरे में इनाया को हाथों से बाई का इशारा करते हुए जब इनाया बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट में चली जाती है, तब विराज बिल्डिंग एरिया से धीरे से बाहर निकालने के बाद ब्रेक से अपने पैर हटा लेता है और गाड़ी लगभग 60-80 फिर 100 की स्पीड में हाईवे पर तेज रफ्तार में चलते हुए वापस से इस डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है जिस तरफ से वह अभी इनाया राजपूत के साथ लौटा था। रास्ते में चलते हुए विराज गाड़ी में मौजूद ऑनलाइन रेडियो को ऑन करता है ताकि वह रास्ते में मौसम के हालातों की जानकारी ले सके, क्योंकि उसे इलाके में मौसम फिलहाल काफ़ी ख़राब चल रहे थे, जिस पर रेडियो चैनल पर इस वक्त भी उन ग्रामीण इलाकों के मौसमी हालत काफ़ी ख़राब बताई जा रहे थे। थोड़े समय के बाद विराज अपनी तेज रफ्तार गाड़ी के साथ लगभग शहर से बाहर की तरफ उसे हाईवे पर वापस से लौट आया था, जहां से उसने सारू रायकीकर को अपने बगल से पास होते हुए देखा था। अचानक से बारिश भी शुरू हो चुकी थी और बादलों की गरजने की आवाज़ पूरे आसमान में गूंज रही थी। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था। अचानक से ग्रामीण इलाकों में आने की वजह से विराज के रेडियो में सिग्नल की प्रॉब्लम आने लगती है, जिसकी वजह से वह रेडियो के चैनल को हल्का सा चेंज करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वह अनजाने में रेडियो के एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर चला जाता है, जहां लोगों के दिल की बात उनके मनपसंद गानों के रूप में बजाए जा रहे थे, जिस पर अचानक से एक गाने को बजाता हुआ सुनकर विराज, जो कि चैनल चेंज करने जा ही रहा था, वह थम जाता है। जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। इस गाने को सुनकर विराज चंद्रवंशी को अचानक से सारू राय के साथ अपनी वह पुरानी यादें अपनी आंखों के सामने एक बार फिर से चलती हुई नजर आने लगती है। विराज चंद्रवंशी ने भले ही सभी के सामने ये दर्शाया कि वह सारू राय को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल चुका है और उसे अब पूरी तरीके से भूल चुका है, लेकिन असलियत में सारू अभी उसके दिल में बसती थी। विराज अपनी जिंदगी में इनाया राजपूत के साथ आगे तो बढ़ना चाहता था, लेकिन जब तक वह सारू के लिए अपनी इन फीलिंग्स को खत्म नहीं करता, वह कभी भी इनाया के साथ आगे जीवन में खुश नहीं रह सकता था। इसलिए विराज चंद्रवंशी ने आज यह फैसला किया था कि वह सारू से आखिरी बार मिलकर अपने और उसके बीच की सारी चीज़ों का खात्मा कर दे। उन लोगों के बीच में कुछ भी ना रहे, ना दुश्मनी, ना दोस्ती और ना ही प्यार। वह इनाया राजपूत के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले सारू से एक बार फिर से मिलकर सारी बातें क्लियर कर लेना चाहता था। हालांकि विराज के मन में इस वक्त कुछ सवाल भी थे, जैसे कि उस रात जिस वक्त विराज चंद्रवंशी सारू रॉय के साथ मौजूद था, लेकिन कुछ समय बाद अचानक से अपने होश खो चुका था। इसके बाद से ही विराज चंद्रवंशी के मन में उसे रात को लेकर काफ़ी सारे सवाल मौजूद थे। हालांकि आज का मौसम भी इतना ज़्यादा खराब था कि लग रहा था कि कुदरत भी यह नहीं चाहती थी कि आज विराज सारू रॉय से मिल पाए। आसमान में गरज रहे बादल इतनी तेज गति की आवाज़ और इतनी ज़्यादा चमक पैदा कर रहे थे कि किसी की भी आंख और कान कुछ फलों के लिए सुन पड़ सकते थे। हालांकि इस खराब मौसम में भी अपनी गाड़ी हाईवे पर दौड़ता हुआ विराज चंद्रवंशी इस ग्रामीण इलाकों की तरफ बढ़ रहा था, जहां से वह कुछ समय पहले ही इनाया राजपूत के साथ आकर वापस लौट रहा था। तभी उसने रास्ते में सारू को बिल्कुल ठीक इसी डायरेक्शन में आते हुए देखा, जिसका मतलब ये था कि सारू रॉय इस वक्त वहां हो सकती थी। दूसरी तरफ ठीक उसी समय विराज चंद्रवंशी के अचानक से वहां से जाने के बाद इनाया राजपूत अपने फ्लैट में वापस नहीं लौटी, बल्कि वह किसी के पास कॉल लगाती है। हेलो, मेरे लिए अभी और इसी वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं वहां एक गाड़ी लेकर पहुंचो, मुझे इसी वक्त कहीं जाना है। इनाया ने किसी अनजान व्यक्ति को फ़ोन करके गाड़ी तुरंत उसके सामने लेकर आने की बात कही। इसके बस 2 पलों के बाद ही अचानक से इनाया राजपूत के आंखों के सामने ठीक उसी के पास एक ब्लैक कलर की लंबी सी मर्सिडीज बेंज आकर रुकती है, जो कि देखरेख में काफ़ी खूबसूरत और प्रीमियम लग रही थी और शायद जिसकी प्राइस लगभग करोड़ों में थी। इनाया के सामने वह गाड़ी रुकते ही तुरंत उसे गाड़ी का ड्राइवर, जो कि एक प्रॉपर ड्राइवर के ड्रेस में तैयार था, वह दौड़ता हुआ इनाया राजपूत की तरफ आता है और गाड़ी के पीछे वाले दरवाजे को खोलकर साइड में खड़े हो जाता है, जिससे कि आसानी बिल्कुल आराम से उसे गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी है। जिसके बाद ड्राइवर तुरंत दरवाज़ा बंद करता है और झुककर बड़े ही रिस्पेक्टफुल तरीके से इनाया से सवाल पूछता है, मैडम मैं आपको कहाँ लेकर चल सकता हूँ। ड्राइवर की बात को सुनकर इनाया एक पल के लिए सोचती है और फिर उससे कुछ कहती है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके मैडम जी। जिसे सुनकर ड्राइवर तुरंत गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठता है और सीट बेल्ट लगाने के साथ ही गाड़ी स्टार्ट करके तेज रफ्तार में भागना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ इस वक्त विराज चंद्रवंशी भी अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में भागता हुआ हाईवे के रास्ते से होता हुआ अब उस ग्रामीण इलाके के बिल्कुल करीब आ चुका था, जहां से वह और इनाया कुछ समय पहले ही लौटकर शहर के लिए निकले थे।
इस जगह पर पहुंचने के बाद विराज को एक बार फिर से वह बात याद आती है। ये जगह विराज के लिए बेहद ही खास थी, जो कि उसकी यादों में मौजूद थी। एक पल के लिए सोने के बाद विराज को ये याद आता है कि दरअसल ये जगह सिर्फ उसकी ही यादों में नहीं बल्कि सारू रॉय के लिए भी उतनी ही खास और यादगार थी। क्योंकि कुछ समय पहले जब विराज और सारू एक नॉर्मल रिलेशनशिप में रहते थे और जब विराज ने अपनी आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील नहीं की थी, उसे वक्त ही सारू ने अपना एक सपना विराज के साथ शेयर किया था, जिसमें वह कभी इस खामोश और खूबसूरत सीनरी वाले जगह पर अपना एक घर बनाना चाहती थी और यहाँ अपनी पूरी जिंदगी इस शांति में बिताना चाहती थी। इसके बाद विराज ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के बाद जब वह सारू के साथ एक बार फिर से रिलेशनशिप में आया था, उसे वक्त उसने सारू के लिए इस जगह पर एक आलीशान बंगलो बनवाने के कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिए थे, जिसे वह सारू को एक बार दिखाने के लिए भी लेकर आया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे ही विराज चंद्रवंशी के सामने सारू रॉय का असली चेहरा सामने आया, इस वक्त से विराज ने इस कंस्ट्रक्शन साइट को बिल्कुल उसी समय बंद करवा दिया। इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन साइट जो कि इस ग्रामीण इलाके में मौजूद थी, वह बिल्कुल वैसी की वैसे ही पड़ी रही, जो कि कहीं ज़्यादा दूर नहीं बल्कि इस ग्रामीण इलाके के अंतिम छोर पर ही मौजूद थी। पता नहीं क्यों लेकिन विराज को ऐसा लगता है कि सारू रॉय जरूर वही उसे मिलेगी, जिसकी वजह से विराज इस वक्त अपनी गाड़ी तेज रफ्तार में चलता हुआ इस दिशा की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक से विराज को रास्ते में एक बड़े से घर जैसे देखने वाले बिल्डिंग में कुछ दिखता है, जिसकी वजह से वह अचानक से अपने गाड़ी के ब्रेक्स दबा देता है। ये गाड़ी तो शायद सारू की ही है। इसके बाद विराज अपनी गाड़ी से उतरता हुआ उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है जहां वह सफ़ेद रंग की गाड़ी लगी हुई थी, जो कि देखने में सारू रॉय की लग रही थी। बिल्डिंग के पास आकर विराज जब करीब से उसे गाड़ी को देखा है, तो उसे अब ये कन्फर्म हो चुका था कि यह गाड़ी जरूर वही गाड़ी थी जो कि उसे समय विराज को हाईवे पर उसे रात नजर आई थी। हे तुम कौन हो तुम, और तुम यहाँ ऐसे उसे गाड़ी के पास खड़े होकर क्या कर रहे हो? जल्दी चुपचाप उसे गाड़ी से दूर हट जाओ। हालांकि विराज जिस वक्त उसे गाड़ी की तरफ देखा हुआ उसे ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक उसी समय विराज को पीछे से कोई टोकता है, जो कि उसे गाड़ी से दूर हटने को कह रहा था। जब विराज पलट कर देखता है तो उसे बिल्डिंग के अंदर रिसेप्शन पर से एक बुजुर्ग आदमी, जिसकी उम्र लगभग 65-70 वर्ष की थी, वह विराज को वहां से हटाने के लिए बार बार कह रहा था। जिस व्यक्ति को देखा हुआ विराज गाड़ी से दूर जाता है और अंदर उसे बिल्डिंग के रिसेप्शन के पास जाने लगता है, जहां पर वह आदमी बैठे हुए थे। नमस्ते अंकल, क्या आप ही इस बिल्डिंग के मालिक हैं? विराज चंद्रवंशी ने बिल्डिंग के अंदर जाकर रिसेप्शन पर बैठे हुए उसे बुजुर्ग आदमी को ग्रीटिंग देते हुए उनसे बड़े ही आधार के साथ सवाल पूछा, जिस पर सामने से जवाब देते हुए उसे आदमी ने कहा, हाँ मैं ही इस बिल्डिंग का मालिक हूँ, कहो तुम्हें क्या काम है? क्या तुम यहाँ पर कोई कमरा लेने के लिए आए हो? नहीं अंकल, मैं यहाँ रुकने के इरादे से नहीं आया। दरअसल मैं तो आपसे बस ये पूछना चाहता था कि। विराज इस वक्त उसे आदमी से सवाल पूछते पूछते बीच में ही अचानक से चुप हो जाता है, जिस पर वह बुजुर्ग आदमी उसकी तरफ गौर से देखने के बाद कहता है, मैं बहुत देर से तुम्हें नोटिस कर रहा था, तुम काफ़ी समय तक उसे गाड़ी के आसपास मरते रहे और उसे गौर से घूर घूर कर पीना छुए देखते रहे। लगता है तुम उसे गाड़ी के मालिक को अच्छी तरीके से जानते हो। कहीं तुम उसे शख्स की जानकारी के बारे में मुझसे पूछने के लिए तो नहीं आए? जी हाँ अंकल, आपने बिल्कुल सही सोचा, मैं सच में इस वक्त उसे गाड़ी की मालकिन के बारे में ही आपसे पूछताछ करने के लिए आया हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ वह इस वक्त कहाँ है? ओह तो ऐसी बात है, तुम उसे लड़की के बारे में पूछताछ कर रहे हो। हालांकि मैं तुम्हें उसके बारे में बात तो सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम्हारा उसे लड़की के साथ कोई रिश्ता है? वो अचानक से सामने से पूछे गए उसे बुजुर्ग आदमी के द्वारा इस सवाल को सुनकर विराज इक्वल के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि वह उसे आदमी का क्या जवाब दे। क्या वह उनसे ये कहे कि वह सारू का एक्स हस्बैंड है? क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या तुम उसे लड़की के रिश्ते में कुछ लगते हो या फिर नहीं? उसे आदमी के द्वारा एक बार और सवाल किए जाने पर विराज हिचकिचाते हुए कहता है, जीटर सिंह अंकल, मैं उस लड़की का रिश्ते में हस्बैंड लगता है। हस्बैंड? तुम कहना चाहते हो कि तुम उसे लड़की के हस्बैंड हो? जरा एक मिनट रुकना। विराज चंद्रवंशी के मुंह से इस हस्बैंड शब्द को सुनते ही वह बुजुर्ग आदमी तुरंत अपने टेबल के नीचे रखे एक रजिस्ट्रार को निकालकर ऊपर रखता है और उसमें से कुछ पन्नों को पलटते हुए एंट्रीज चेक करने लगता है, जिस पर कुछ देखने के बाद वह बुजुर्ग आदमी ऊपर अपनी नज़रें करता हुआ विराज से एक बार और सवाल करता है और पूछता है, तो तुम उसे लड़की के पति हो? क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? विराज, जी मेरा नाम विराज चंद्रवंशी है और दरअसल मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैं उसका एक्स। विराज चंद्रवंशी इस वक्त उसे बुजुर्ग आदमी की बातों का जवाब देते हुए उसे यह बताने जा ही रहा था कि वो सारू रॉय का हस्बैंड नहीं बल्कि एक्स हस्बैंड है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी यह बात उसे आदमी से का पता, वह आदमी विराज चंद्रवंशी को बीच में ही टोकता है और बोलता है, मिल गया। विराज चंद्रवंशी बिल्कुल सही, उसे लड़की ने भी अपने पति का नाम विराज चंद्रवंशी ही लिखवा रखा है और उसने जो फोटो यहाँ एंट्रेंस पर लगाई है उसमें अपने पति के साथ वाली फोटो है, जिसमें तुम्हारा चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है।
यानी कि तुम सच में उसके पति हो। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी पत्नी का इतना ख्याल रख रहे हो कि तुम उसके कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर आए शांति से अपना समय बिताने के लिए इस इलाके में भी उसका ख्याल रख रहे हो और उसके बारे में पूछताछ कर रहे हो। उसे लड़की ने सच ही तारीफ की थी। तुम सच में एक काबिल हस्बैंड हो जो कि बिल्कुल उतना ही हैंडसम और गुड लुकिंग है जितना कि उसे लड़की ने बताया था। उसे बुजुर्ग आदमी की बातों को सुनकर विराज चंद्रवंशी इस वक्त काफ़ी हैरान था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी आखिर खाने की कोशिश क्या कर रहा था। विराज तुरंत उसे रजिस्ट्रार की तरफ देखा है, जो कि उसे आदमी ने टेबल पर ही खोल कर रखा था। गौर से थोड़ा नज़दीक झुककर देखने पर उसे पता चलता है कि हाँ, सच में सारू रॉय ने अपने फैमिली मेंबर में हस्बैंड का नाम लिखा था, और उसे पर नाम किसी और का नहीं बल्कि विराज चंद्रवंशी का ही था, जिसके ठीक बगल में विराज और सारू रॉय की शादी की कुछ समय बाद की साथ खिंचवाई गई एक तस्वीर भी लगी हुई थी, जिसे देखकर विराज एक पल के लिए बिल्कुल चुप सा हो गया। हालांकि तभी उसे आदमी के द्वारा आगे कही गई बात ने विराज का ध्यान वापस से उसकी ओर खींच लिया। तो तुम इस वक्त अपने पत्नी के बारे में पूछ रहे थे। चलो तो मैं तुम्हें बात ही देता हूँ। तुम्हारी पत्नी रुकी तो इसी बिल्डिंग में है, लेकिन वह फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या अंकल, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझा नहीं। वह इस बिल्डिंग में रहती है, लेकिन यह मौजूद नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब ये हुआ कि वह इस बिल्डिंग में ही कमरा लेकर रह रही है, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही वह कहीं घूमने के लिए गई थी। घूमने के लिए बाहर गई हुई है, लेकिन कहाँ? क्या आपको अंदाजा है मैं इस वक्त सारू से कहाँ मिल सकता हूँ और वह कहाँ गई होगी? जरा एक मिनट रुको, मेरे ख्याल से वह इस वक्त उस जगह पर ही गई होगी जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलते चलते कुछ समय पहले रोक दिया गया था। क्या कंस्ट्रक्शन साइट? यानी कि वह इस वक्त कुछ समय बाद इस ग्रामीण इलाके में उरी और कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक घर के सामने बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। अचानक से उन्हें अपने सामने से 2-3 बच्चे दौड़ते हुए नजर आते हैं, जो कि सभी एक ही दिशा की ओर भाग रहे थे और बहुत हड़बड़ाहट में लग रहे थे। उन बच्चों को ऐसे दौड़ता हुआ देखा वह बुजुर्ग आदमी उनमें से एक जाने पहचाने बच्चों को आवाज लगाकर पुकारते हैं, अरे ओ सोहन, जरा यहाँ तो आना। इतनी तेजी में दौड़ता हुआ कहाँ जा रहा है? क्या हुआ? कोई बात है? तुम्हारे दोस्त भी बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे हैं। अरे बूढ़े दादाजी, आपको शायद नहीं पता, दरअसल वह शहर वाली दीदी आज फिर से गांव में आई है और वह हम जैसे छोटे लड़कों को नए नए कपड़े और चॉकलेट्स गिफ्ट में दे रही है। मैं और मेरे दोस्त तो इस वक्त उन्हीं दीदी के पास जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम उस शहरी लड़की की बात कर रहे हो जो अक्सर यहाँ कुछ दिनों के बाद आते रहती है, वही ना? सोहन चलो जल्दी करो। इस वक्त वह बुजुर्ग आदमी उसे छोटे लड़के से कुछ कह नहीं रहे थे कि तभी कुछ दूरी पर खड़े उसे छोटे बच्चों के दोस्त ने उसे जल्दी से चलने के लिए पुकार, जिसकी आवाज़ सुनकर वह छोटा बच्चा हड़बड़ाहट में अपने दोस्त की तरफ उसको हाथ से रुकने का इशारा करके सामने की ओर मौजूद उसे बुजुर्ग आदमी की बातों का जल्दी में जवाब देते हुए कहता है, जी दादाजी, वही वाली दीदी। ठीक है दादाजी, तो अब हम चलते हैं, वरना हम वहां पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए। हाँ जाओ जाओ, वरना सिर्फ तुम ही बच जाओगे जिसे कुछ भी नहीं मिला होगा। उसे बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद वह छोटा बच्चा दौड़ते हुए अपने दोस्तों के साथ फिर आगे की ओर बढ़ जाता है। जिन बच्चों को उसे और भगत देख वह बुजुर्ग आदमी कुर्सी पर बैठे हुए कुछ सोते हुए धीमी आवाज में खुद से ही कहते हैं, सच में कितनी प्यारी बच्ची है। अक्सर यहाँ आकर हमेशा इन छोटे बच्चों को मिठाइयाँ और कपड़े देकर खुश कर देती है, लेकिन पता नहीं क्यों खुद कभी नहीं मुस्कुराती। इतनी अच्छी दिल की लड़की को आखिर किस तरीके की तकलीफ होगी? अरे हाँ, उस लड़की का नाम क्या था? शायद समीरा रॉय। इस वक्त वह बुजुर्ग आदमी उसे लड़की का नाम याद करने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें अपने पीछे से एक आदमी सारू रॉय नाम लेता है, जिसे सुनकर वह बूढ़े दादाजी पलटकर अपने पीछे से आ रहे उस आदमी की तरफ देखकर कहते हैं, अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, उस बच्ची का नाम सारू ही था। वैसे तुम कौन और तुम उसे बच्ची का नाम कैसे जानते हो? उसे बुजुर्ग आदमी की बातों को सुनकर सामने खराब हो नौजवान, जो कि कोई और नहीं बल्कि विराज चंद्रवंशी ही था, वह उनकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, मैं बस उसका एक जानने वाला हूँ। बस इतने शब्द कहने के साथ ही विराज चंद्रवंशी इस डायरेक्शन की तरफ बढ़ता है जहाँ अभी अभी वह कुछ बच्चे दौड़ते हुए गए थे। कुछ दूरी पर चलते हुए विराज चंद्रवंशी उसे कंस्ट्रक्शन वाली साइट पर पहुंच जाता है, जहां पर आसपास विराज चंद्रवंशी को आधे अधूरे बनाकर छोड़े गए बिल्डिंग नजर आ रहे थे, जिन्हें विराज एक बार अपने नजरों को फेरता हुआ गौर से देखा है। यह इलाका विराज के लिए बहुत जाना पहचाना सा था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट जहां पर आधे अधूरे बिल्डिंग बनाकर यूं ही छोड़े गए थे वह किसी और की नहीं बल्कि विराज चंद्रवंशी की ही थी। यही वह जगह थी जहां पर विराज चंद्रवंशी ने एक वक्त पर सारू रॉय के नाम से एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो कि उसे वक्त सारू रॉय के लिए एक सरप्राइज था। हालांकि अचानक से एक दिन सारू रॉय का वह राज जब विराज चंद्रवंशी के सामने खुला, जिन्हें सारू कभी भी विराज के सामने नहीं आने देना चाहती थी। उसी दिन से विराज ने इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को बाकी सभी चीज़ों के साथ ही बीच में ही आधा अधूरा बंद करवा दिया था। हालांकि उन सभी प्रोजेक्ट्स में से एक ये जगह विराज और सारू रॉय के लिए काफ़ी खास थी, क्योंकि यह विराज ने किसी हाई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के या फिर किसी प्रॉफिट के लिए नहीं बनवा रहा था,
बल्कि उसने इस प्रोजेक्ट की नींव अपनी और सारू के होने वाले बच्चों के बारे में सोच कर रखी थी, जिसमें उसने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए सारू और अपने बच्चों के साथ छुट्टियों पर शहर की खींची खींची से दूर दूर प्रकृति के करीब इस खूबसूरत से सीनरी वाले इलाके में जहां पॉपुलेशन का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था, उस ग्रामीण इलाकों में अपने परिवार के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने इस प्रोजेक्ट को नाम भी सारू और अपने बच्चों को अंदाज में रखते हुए दिया था। हालांकि आज इस जगह को ऐसा खंडहर बनता देख विराज चंद्रवंशी को अंदर थोड़ी तकलीफ महसूस होती है, क्योंकि उसने इस जगह पर अपने सपनों की दुनिया बसाने के बारे में सोची थी, जहां वह उसे लड़की के साथ जिसे वह प्यार करता था उसके और उन दोनों के बीच हुए बच्चों के साथ खुशी से रहना चाहता था। लेकिन अब ये जगह उसके आंखों के सामने एक खंडहर में बदल रही थी। हालांकि इस वक्त इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए विराज चंद्रवंशी अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाई जा रहा था। तभी उसे अचानक से बिल्डिंग के दूसरी साइड से 2-3 बच्चे तोड़कर उसे ओर से भागते हुए नजर आ रहे थे। वह सभी हंस रहे थे और उनके हाथों में कुछ गिफ्ट बॉक्स मौजूद थे, जो कि शायद जरूर उन्हें सारू रॉय ने ही दिए थे। विराज चंद्रवंशी उसे बिल्डिंग के पास जाकर जब हल्का सा आगे बढ़ता हुआ दूसरी तरफ देखने की कोशिश करता है, तो उसे लगभग 10 से 15 बच्चों के भीड़ में चारों तरफ से घिरी हुई एक खूबसूरत लड़की नजर आती है, जिसने अपने चेहरे को आधा दुपट्टे से ढक रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा उतना कुछ खास साफ तरीके से तो नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उन कुछ छोटे पलों में ही विराज चंद्रवंशी ने जब उसे लड़की की तरफ गौर से देखा, तो उसने उसे लड़की की उन खूबसूरत आंखों को नोटिस किया, जो कि बेइंतहा प्यारी और किसी को भी अपने नज़रों से घायल कर देने वाली थी। उन आंखों को विराज चंद्रवंशी बहुत अच्छी तरीके से पहचानता था। उसका उन आंखों से बीते 4 सालों में काफ़ी बार सामना हो चुका था। विराज कन्फर्म था ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सारू ही थी, सारू रॉय, जो कि इस वक्त उन बच्चों के साथ मौज मस्ती करती हुई उन्हें उनके हिस्से के तोहफे देते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश और प्यारी लग रही थी, जिसे देखकर विराज चंद्रवंशी एक पल के लिए वही अपनी जगह पर रुक जाता है और खड़े होकर सारू रॉय के इस नए रूप को देखने लगता है। सारू को आज जियो हंसना और मुस्कुराता इन बच्चों के साथ यूं मौज मस्ती करता देख विराज चंद्रवंशी को वह सारू याद आ जाती है, जिससे कि वह अपने शादी के शुरू के सालों में मिला था, जो कि बिल्कुल एक इनोसेंट और दुनिया की चाल साथियों से दूर मासूम सी लड़की थी, जिसे किसी को दुख या तकलीफ में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और जो अक्सर लोगों की मदद करना पसंद करती थी, चाहे उसमें उसे खुद ही कोई तकलीफ क्यों ना हो। हालांकि इस वक्त विराज चंद्रवंशी दूर खड़े होकर सारू रॉय के पास जाए बिना उसे गौर से घूर घूर कर देख रहा था। तभी अचानक सारू के पास मौजूद एक बच्चे ने दूर खड़े विराज चंद्रवंशी को देख लिया, जिसकी तरफ उंगली दिखाते हुए उसे बच्चों ने जोर से कहा, अरे दीदी, क्या आप इस बार यहाँ हम लोगों से मिलने अकेली नहीं आई बल्कि साथ में भैया को भी लेकर आई है? क्या छोटू, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बात कुछ समझी नहीं। कौन से भैया? तुम किसकी बातें कर रहे हो? सारू रॉय के द्वारा पूछे गए सवाल को सुनकर वह छोटा बच्चा अपने उंगली को विराज चंद्रवंशी की तरफ दिखाता हुआ कहता है, मैं उन भैया की बात कर रहा हूँ जो वहाँ खड़े हैं। सारू, जो कि उसे लड़के के द्वारा किए गए इशारों को देखते हुए जब पलटती है, तो उसे सच में एक कुछ दूरी पर खड़ा आदमी नजर आता है, जो कि इस वक्त अपने पहनावे ओहरावे से तो देखने पर शहर का ही कोई आदमी लग रहा था, जो कि इस वक्त अपने पॉकेट में हाथ डाले खड़ी होकर उन्हें लोगों की तरफ घूर घूर कर देखे जा रहा था। हालांकि उसे आदमी के थोड़े अंधेरे वाले इलाके में एक बिल्डिंग के गहरी परछाई के नीचे खड़े होने की वजह से उसे व्यक्ति का चेहरा इस वक्त ज़्यादा साफ नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से सारू रॉय कोशिश करने के बावजूद भी दूरी पर खड़े उसे आदमी के चेहरे को ठीक तरीके से देखने में असफल थी। हालांकि अपने मन में दबी हुई कि वीडियो सिटी के वजह से सारू दूर खड़े उसे आदमी को पुकारती है और थोड़ा दाहिने बाएं होते हुए उसे आदमी की शक्ल देखने की कोशिश करते हुए कहती है, कौन है? क्या मैं आपको जानती हूँ? शिवरात्रि इस सवाल को सुनकर कुछ दूरी पर खड़ा विराज चंद्रवंशी, जो कि कब से वहीं से चुपचाप सारी चीज़ों को देख और परख रहा था, वह धीरे धीरे अपने कदम उसे अंधेरे इलाके से बाहर की ओर बढ़ता है, जिसके साथ ही सूरज की रोशनी जो बिल्डिंग की वजह से विराज तक नहीं पहुंच पा रही थी, अब धीरे धीरे विराज के द्वारा बताए गए कदमों के साथ उसका अपीयरेंस और भी ज़्यादा साफ तरीके से दिखाई पड़ना शुरू हो चुका था। चेहरे की एक मुस्कान को इश्क ने लूट लिया। हमें दूसरों ने नहीं, अपनों ने ही लूटा। अरे तुम तो डर गए थे हमारी एक कसम से, यहाँ तुम्हारी कसम देकर हमें हजारों ने लूटा। मुंह से निकलते हुए इन कुछ शब्दों के साथ विराज चंद्रवंशी उसे अंधेरे से धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ते हुए बाहर की तरफ आ रहा था। हालांकि इस वक्त विराज चंद्रवंशी का चेहरा नजर आने से पहले ही सारू जैसे ही सामने की तरफ से उसकी ओर बढ़ रहे आदमी के मुंह से निकले हुए वह कुछ शब्द सुनती है। इस वक्त सारू रॉय के चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी बदल जाते हैं। वह बहुत ही ज़्यादा हैरान नजर आ रही थी, क्योंकि वह इस आवाज़ को भले ही काफ़ी दिनों के बाद सुन रही हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह इस आवाज़ को भूल चुकी हो, जिसकी वजह से सारू बेचैनी में अपने 2 कदम आगे की ओर बढ़ती है, जिसके साथ ही विराज चंद्रवंशी, जो कि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, अब उसका भी चेहरा सूरज की रोशनी में आने की वजह से हल्का हल्का सारू रॉय को नजर आने लगा था। विराज चंद्रवंशी अचानक से धीरे धीरे सामने खड़े आदमी का चेहरा नजर आने के साथ अपने होठों से लड़खड़ते हुए एक नाम पुकारती है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि विराज चंद्रवंशी का था।
जिसके साथ ही विराज चंद्रवंशी भी खुले रोशनी में अपने हैंडसम चेहरे और गुड लुकिंग पर्सनैलिटी के साथ सारू रॉय से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर आकर बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। अपनी आंखों के सामने अचानक से अनएक्सपेक्टेड इतने समय के बाद विराज चंद्रवंशी को यूं खड़ा देखकर सारू रॉय काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और हैरान नजर आ रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर देखने से ही एक क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा था। दोनों ही एक दूसरे से मिलने के बाद कुछ पलों तक एक भी शब्द नहीं कहते, क्योंकि पिछली बार की उनकी वह मुलाकात काफ़ी अलग और अजीब थी। क्योंकि उसे मुलाकात में विराज चंद्रवंशी और सारू रॉय एक दूसरे से अपने बीच मौजूद वह पुरानी बातों को खत्म करने के लिए मिले थे। हालांकि उसे वक्त उनकी मुलाकात का एक अलग ही नतीजा निकल कर आया। विराज चंद्रवंशी जिसने कि उसे रात आधे ही समय में अपने होश खो दिए थे, उसे बस उसे रात की कुछ हल्की झलकें याद थी, जिस यादों में वह बार बार अपने आप के ऊपर खुद का कंट्रोल होता हुआ नजर आता, और वह रात की हल्की यादों में उन दोनों के बीच में ही एक अलग ही जुनूनियत और इश्क का चढ़ता हुआ पर दिखाई पड़ता है। हालांकि बहुत नशे में होने की वजह से विराज चंद्रवंशी, जो कि 6 वाक्य के बाद आगे की कोई भी बात याद नहीं कर पा रहा था, वह इस बात को जानने के लिए व्याकुल था कि कहीं उसने उसे रात किसी वजह से नशे की हालत में आने के बाद कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। विराज चंद्रवंशी जब अपने सामने खड़ी सारू रॉय की तरफ इतने ज़्यादा करीब से देखा है, तो उसे आज भी सारू उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही अट्रैक्टिव नजर आती है जितनी वह कुछ दिनों पहले थी। हालांकि न जाने क्यों इस वक्त सारू रॉय ने कुछ ढीले कपड़े पहन रखे थे और उनके ऊपर से अपने आप को एक कश्मीरी सोल से ढक रखा था, जो कि काफ़ी अजीब था। विराज ने कभी भी सारू रॉय को इस तरीके के फैशन को फॉलो करते हुए नहीं देखा था। सारू तो खूबसूरत और अट्रैक्टिव टाइप के कपड़ों से ज़्यादा लगाव रखती थी, लेकिन फिर अचानक से उसके अंदर आया ये बदलाव देखकर विराज एक पल के लिए बिल्कुल चुप पड़ गया। हालांकि सारू रॉय की तरफ देखते हुए विराज को एक और ऐसी चीज़ नजर आई जिसने कि उसका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसे देखकर विराज के चेहरे पर एक्सप्रेशन में बदलाव आने लगे, क्योंकि उसे अपने ठीक सामने खड़ी सारू रॉय के इस नए लुक के साथ साथ इस खूबसूरत चेहरे और इस खूबसूरत अदाओं के बीच विराज चंद्रवंशी को सारू के सिर पर उसके मांग में भरे हुए सिंदूर नजर आए, जिन्होंने विराज की नज़रों को अपनी ओर खींचा। जिन्हें देखा हुआ विराज चंद्रवंशी काफ़ी कंफ्यूज नजर आ रहा था। उसके मन में अचानक से काफ़ी सारे सवाल उठने लगे। क्या सारू रॉय ने दूसरी शादी कर ली? सारू की जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। उसकी मुलाकात कई सालों बाद उस इंसान से हुई थी जिससे वह कभी दूर नहीं जा सकी थी, विवान चंद्रवंशी। दोनों के बीच बीते दिनों की यादें आज भी जिंदा थीं, लेकिन उनके बीच कुछ अनकहा था जो उन्हें कभी पूरी तरह से अलग नहीं कर सका। उनके बीच के रिश्ते में एक ऐसा खालीपन था जिसे सिर्फ सच ही भर सकता था। सारू अपने गांव की गलियों में बच्चों के बीच खेलते हुए बिल्कुल शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से उसकी दुनिया उलट-पुलट हो चुकी थी। विवान के अचानक गांव में आने ने उसे हिला दिया था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी जिंदगी में एक बार फिर से इतने लंबे समय के बाद ये चेहरा सामने आ जाएगा। उस दिन जब विवान चंद्रवंशी उसे गांव की गली में मिला, उसके चेहरे पर कई भाव आए गए। उनके बीच जो हुआ था वह दोनों को पता था, लेकिन न कोई समझ सका, न किसी ने कोशिश की। सारू की आंखों में झलकती नाराजगी और अविश्वास विवान के दिल को झकझोर गई थी। तुम यहाँ क्यों आए हो, विवान? सारू ने अपने मन की गहराई से सवाल किया, जैसे वर्षों से अंदर छुपी घुटन अचानक से बाहर आ गई हो। विवान ने अपनी नज़रें सारू के चेहरे से हटा लीं और गहरी सांस लेकर कहा, मुझे सच जानना है सारू। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं जवाब चाहता हूँ। वह रात जब विवान और सारू के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसे दोनों आज तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। उस रात जब वे एक शादी के जश्न में मिले थे, दोनों ही कुछ पी चुके थे। भावनाओं के बवंडर में बहते हुए उन्होंने एक दूसरे को अपनी भावनाओं में समेट लिया। लेकिन उस रात के बाद कुछ बदल गया था। विवान को पूरी घटना धुंधली धुंधली याद थी और सारू ने उसे कभी खुलकर कुछ बताया नहीं। विवान को अब वह हर बात जाननी थी। उस रात क्या हुआ था सारू? क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था? विवान ने गुस्से और बेचैनी से पूछा। सारू ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, वह रात हमारे लिए एक सबक थी। न तुम्हारे लिए न मेरे लिए वह कुछ अच्छा लेकर आई थी, लेकिन जो भी हुआ उसे हमने बिना समझे छोड़ दिया। उसकी आवाज़ में थरथराहट थी, लेकिन वह अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्या उस रात का मतलब यह था कि सब कुछ खत्म हो गया? विवान की आवाज़ में दर्द था। सारू ने एक पल को अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, वह रात हमारी गलतफहमी की थी। लेकिन सच यह है कि हमारे बीच कुछ भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने उस रात को अपने अंदर दबाकर रखा और तुमसे कुछ कहा नहीं। विवान ने अब धीरे धीरे सब कुछ समझना शुरू कर दिया। सारू की जिंदगी में वह रात सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि उनके बीच का वो धागा था जो कभी टूट नहीं पाया। वह रात जिसमें दोनों ने एक दूसरे को खोने से डरते हुए नशे में खुद को भुला दिया था, आज उस रिश्ते का आधार बन चुकी थी। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। सारू ने विवान को बताया कि उसके जीवन में उस रात के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आया था वह उसकी शादी थी। विवान उस समय अपने करियर की ऊंचाइयों पर था और सारू को लगा था कि वह उसके लायक नहीं है, इसलिए उसने चुपचाप अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया था। मैंने किसी और से शादी कर ली विवान, क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम मुझे नहीं अपनाओगे और मैं अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। सारू की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज़ में वह पछतावा झलक रहा था जिसे वह सालों से छुपाए बैठी थी।
विवान को ये सुनकर गहरा झटका लगा। उसे पता नहीं था कि सारू ने अपने जीवन में इतने बड़े फैसले लिए थे बिना उससे कुछ कहे। तुमने ये सब मुझसे छुपाकर क्यों रखा सारू? क्या तुम मुझसे इतना डरती थी कि मुझे कभी बता भी नहीं सकती थी? विवान ने गुस्से और दर्द के मिश्रण से पूछा। सारू ने विवान की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। मैंने तुम्हारे बिना खुद को संभाल लिया था और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की थी। विवान ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, तुमने सोचा था कि तुम मुझसे दूर होकर अपनी जिंदगी में खुश रह पाओगी, लेकिन तुम खुद ही जानती हो कि हम दोनों के बीच जो था वह कभी खत्म नहीं हो सकता था। उस दिन के बाद सारू और विवान ने अपने बीच की गलतफहमियों को खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ ईमानदारी से बात की और अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। विवान ने सारू से कहा, मैं अब तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने अपने जीवन में काफ़ी दूरियां देखी हैं, लेकिन अब वक्त है कि हम दोनों एक साथ अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करें। सारू ने भी अपने दिल की गहराई से इस बात को स्वीकार कर लिया कि विवान उसके जीवन का वह हिस्सा है जिसे वह कभी नहीं छोड़ सकती। दोनों ने एक दूसरे को एक मौका दिया और इस बार वे अपने प्यार और रिश्ते को नए सिरे से जीने के लिए तैयार थे। इस तरह सारू और विवान की स्टोरी, जो कभी गलतफहमियों और नफरत की वजह से बिखर गई थी, अब नए प्यार और समझ के साथ फिर से जुड़ गई। दोनों ने अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए भविष्य की ओर कदम बढ़ाया और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। आपका साथ ही हमारी कहानियों की जान है। नई और रोमांचक कहानियों के लिए स्टोरी को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।